सुंदर जेडी लॉ एजुकेशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि एक डिवोर्स की पिटीशन कैसे ड्राफ्ट करते हैं हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर। और इसके हमारा जो ग्राउंड रहेगा इसके अंदर देखिए क्रुएलिटी रहेगा, जो कि सेक्शन 13(1) सब IA के अंदर है। तो हम इसको ज़रा समझेंगे अच्छे से। आज आपको ये पूरा केस ड्राफ्ट करना आ जाएगा। तो हमारे देखिए केस के फैक्ट्स क्या हैं जिसके ऊपर हम केस ही ड्राफ्ट करने वाले हैं। तो ये स्टोरी किसकी है? अंजलि की है और अपने हस्बैंड के ऊपर ये डिवोर्स का केस फाइल कर रही है। ठीक है, तो पिटिशनर हमारी है वाइफ है वो श्रीमती अंजलि, वो एक टीचर है। रिस्पोंडेंट हैं हस्बैंड उसके श्री विकास, वो क्या है पेशे से इंजीनियर हैं। और उनकी जो मैरिज की डेट क्या है 14 Feb 2020। और शादी कैसे हुई थी? हिंदू राइट सेरेमनी इसके हिसाब से हुई थी। तो कस्टम भी लिखना है किसकी कैसे शादी हुई थी। और इनका जो बच्चा है वो क्या है? 1 डॉटर है, उसकी उम्र कितनी है? 2 साल। अब देखिए रीजंस क्या हैं इसके, हम ये जो डिवोर्स क्यों लेना चाहती हैं। देखिए रीज़न है कि कंसिस्टेंट डाउरी डिमांड है फॉर कार। उसके जो विकास जो उसका हस्बैंड है उससे वो उसकी फैमिली जो है काफ़ी पैसों की डिमांड करती रहती है कार खरीदने के लिए। और साथ में क्या है? फिज़िकल असोल्ट है, मारपीट है, थप्पड़ वगैरह मारना। वो कब मारा था? 1 जनवरी 2023 को। और वर्बल अब्यूज़ भी है इन फ्रंट ऑफ फैमिली फ्रेंड्स। तो वो जो गाली गलोच है वो सब भी चलती रहती हैं। और करंट स्टेटस क्या है उनका? लिविंग सेपरेटली सिंस जनवरी 2023। तो एक बार अपने ये जो फैक्ट्स हैं इनको ज़रा एक बार दिमाग में रख लीजिए। ठीक है, अगर आप कहेंगे तो मैं इनको आपको रिविजिट करा दूंगा। इसी के ऊपर हम लोग सूट फाइल करने वाले हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे एप्लीकेबल लॉ क्या है कि ये जो सेक्शन 13 क्लोज 1 सब क्लोज IA है ये बताता है क्रुएलिटी के बारे में। तो इसको ज़रा एक बार ध्यान रखें क्योंकि इसी में हम पिटिशन डालने वाले हैं। एनी मैरिज सोलेमनाइज्ड वेदर बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, या तो जो है कोई भी शादी या तो ये एक्ट बनने से पहले या एक्ट बनने के बाद में उनकी ये शादी हुई हो, may on a petition presented by either the husband or the wife be dissolved by decree of divorce on the ground that other party। तो यहाँ पे क्या करना है, आप एक अपनी पिटिशन प्रेजेंट लगा सकते हैं, चाहे हस्बैंड है या वाइफ है, मैरिज को डिसॉल्व कराने के लिए, डिवोर्स लेने के लिए। और ग्राउंड क्या है? जैसे आफ्टर द सोलमनाइज ऑफ मैरिज ट्रीटेड द पिटिशनर विथ क्रुएलिटी। तो हमारा ग्राउंड क्या हो सकता है कि शादी के बाद से ही जो है पिटिशनर जो कि वाइफ है उसको काफ़ी टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर, बहुत तरह की चीज़ें हुई हैं। नोट है देखिए यहाँ पे, क्रुएलिटी इंक्लूड्स बोथ मेंटल एंड फिजिकल। ठीक है, तो वो क्रुएलिटी क्या हो सकती है? आपको मेंटली भी जो है टॉर्चर किया जा सकता है। ठीक है, आपको टच करके नहीं, बिना टच किए भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जिससे कि ये तो खैर आप जानते हैं बेसिक सी चीज़ें। देखिए प्री कंडीशन क्या है एक पिटिशन फाइल करने के लिए, क्या क्या चीज़ें हमारे पास पहले से होनी चाहिए। देखिए वैलिड हिंदू मैरिज होना ज़रूरी है, वो शादी वैलिड होनी चाहिए, मस्ट हैव प्रूफ। तो आपको शादी की वैलिडिटी प्रूफ करनी होती है अलग होने के लिए। आप बोलेंगे कि डिवोर्स लेना चाह रहे हैं हम तो वैसे ही अलग होना चाह रहे हैं, तो शादी को वैलिडिटी भी प्रूफ करनी पड़ेगी, बिल्कुल करनी पड़ती है। तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि उसका मैरिज का सर्टिफिकेट देंगे आप, और उसका आप फ़ोटोज़ भी दे सकते हैं, या फिर मैरिज का जो इन्विटेशन कार्ड होता है वो देंगे। ठीक है, और या आपके साथ आपकी मैरिज अगर रजिस्टर हुई है तो उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देंगे। फिर बाद में जुरिसडिक्शन के लिए आपको वेयर मैरिज हैपन। देखिए मैं बता देता हूँ 3 जगह है मेन जहाँ पे आप अपने ये जो है पिटिशन फाइल कर सकते हैं। एक जहाँ पे ये विमेन रहती है, ठीक है, जहाँ पे भी वो वुमेन रहती है वहाँ पे, एक तो हस्बैंड के केस में नहीं है लेकिन ये सिर्फ वाइफ के केस में है। वाइफ जहाँ रहती है वहाँ पे फाइल हो सकता है, और जहाँ पे दोनों हस्बैंड और वाइफ लास्ट टाइम रिसाइड रहे थे वहाँ पे फाइल हो सकता है, और जहाँ पे अभी हस्बैंड रहता है वहाँ पे फाइल हो सकता है। और एक और जगह है जहाँ पे बेसिकली ये जो उसका मैट्रिमोनियल जो हाउस था, ठीक है, तो वो बेसिकली उसमें आ जाता है जहाँ पे लास्ट रिसाइडेड। तो इसको कंबाइंड हम कह सकते हैं 3 जगह जहाँ पे सूट ये पिटिशन फाइल हो सकती है। तीसरी चीज़ है इसकी 1 ईयर बार। यूजली नो पिटिशन विद इन 1 ईयर ऑफ मैरिज, सेक्शन 14 एक्सेप्शन एक्सट्रीम हार्डशिप। तो देखिए ज़्यादा तो ये होता है कि 1 साल का वो, लेकिन क्योंकि हम ये क्रुएलिटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए जब से दिक्कत होती है तब से ही आप अपना अलग होने का बिल्कुल दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल एक्सेप्शन सिचुएशन ही होती है, हर केस के ही अंदर होती है। एक्सट्रीम हार्डशिप है तभी हम आते हैं। तो ये 1 ईयर वाला हमारे किसी केस में ये चलता नहीं है। ठीक है, तो इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, नो कंडोनेशन। आप देखिए कंडोनेशन का मतलब है कि माफ़ करना। आपके ऊपर जो भी प्रताड़ना हुई है, जो भी क्रुएलिटी हुई है वो लिखना होता है स्पेसिफिकली कि भाई
आपने उसको माफ़ नहीं किया। जब अगर आपने उसको माफ़ कर दिया तो ये क्रूरलिटी नहीं मानी जाएगी। तो आपको एक पैरा लिखना होता है, डेडिकेट करना होगा आपकी पिटिशन के अंदर कि मैंने कभी उसको कंडोन नहीं किया। तो यू कैन नॉट फाइल इफ़ यू हैव फॉरगिवन द क्रूरलिटी बाय रिज्यूमिंग नॉर्मल लाइफ। तो आपने अगर उसको माफ़ कर दिया और अपने नॉर्मल डे टू डे लाइफ जीना शुरू कर दिया तो ये माना नहीं जाएगा। तो देखिए क्या एनाटॉमी रहेगी, क्या स्ट्रक्चर रहेगा हमारी पिटिशन का। देखिए सबसे पहले हेडर, कोर्ट का नाम ऊपर आएगा, फिर कोस टाइटल रहेगा हमारे दोनों पार्टीज़ के बीच का, पिटिशनर वर्सेस रिस्पोंडेंट, तो अंजलि वर्सेस, ठीक है, हस्बैंड। और टाइटल ऑफ सूट रहेगा, पिटिशन अंडर सेक्शन कितनी रहेगी, क्या है, 13 है। पैरा 1 से 3 हमारे क्या रहेंगे, मैरिज की डिटेल, बच्चे हैं शादी से नहीं है वो हम लिखेंगे। पैरा 4 से 10 हमारा रहेगा नरेशन ऑफ क्रूरलिटी, वो जो ये जो हमारी जो मेन है, ठीक है, जिसके ऊपर हम सूट पिटिशन फाइल कर रहे हैं, तो वो पूरी चीज़ें हम सारी चीज़ें बताएंगे उसमें। और 11 से 14 रहेंगे जुरिडिक्शन, लिमिटेशन और नो कोल्यूजन। कोल्यूजन का मतलब है कि दोनों की मिली भगत नहीं है, ठीक है, कभी कभी ऐसा कर लेते हैं, नाटक होता है ये, तो कोर्ट के सामने कोल्यूजन हुआ तो ये डिक्री नहीं होगी। फिर प्रेयर रहती है जो कि डिक्री ऑफ डिवोर्स की मानते हैं। तो ये मोटे मोटे हमारे पैरा जिसके ऊपर हम इसको ड्राफ्ट करने वाले हैं। लास्ट में वेरिफिकेशन रहती है और फिर एफिडेविट रहता है। बाकी आपने मेरी सूट कैसे ड्राफ्ट करते हैं वो वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा वेरिफिकेशन इन सब का। तो सबसे पहले हम अपनी ड्राफ्टिंग स्टार्ट करते हैं। हेडर हमें लिखना होगा, ऑलवेज एड्रेस द प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट, क्योंकि देखिए कोर्ट का जो फैमिली कोर्ट का जो हेड होता है वो होता है प्रिंसिपल जज। और उसमें 2-3 कोर्ट और हो सकते हैं जो उसके मेंबर्स होंगे, तो उनके मेंबर्स के नाम से नहीं, आपको प्रिंसिपल जज जो भी डिस्ट्रिक्ट है, मान ली 30 हज़ारी है तो प्रिंसिपल जज 30 हज़ारी, ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे जैसे इन दी कोर्ट ऑफ द प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट साकेत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट न्यू दिल्ली। तो अब हम यहाँ साकेत कोर्ट के अंदर फाइल करें दिल्ली के अंदर, तो हम ये लिख सकते हैं कि किसी कोर्ट में प्रिंसिपल जज की कोर्ट में फैमिली कोर्ट है, ठीक है, साकेत का डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, तो ये बात हमें लिखनी होगी। और यहाँ पे लिखेंगे HMA हिंदू मैरिज एक्ट की पिटीशन नंबर, ये जो डैश छोड़ा गया है यहाँ पे कोर्ट अपने आप से इस पर जो भी पिटीशन का नंबर चढ़ेगा वो कोर्ट यहाँ पे डाल देगा। और ये 2024 में आप फाइल करें तो 2024 यहाँ पे रहेगा। हम इसको फिल नहीं करते क्योंकि कोर्ट फिल करता है इसको। फिर हमारा रहता है कोर्स टाइटल, ठीक है, दोनों पार्टीज़ का जो नाम रहेगा, क्या लिखते हैं, इन द मैटर ऑफ, ठीक है, किन पार्टीज़ के बीच का मैटर है, श्रीमती अंजलि वाइफ ऑफ श्री विकास, हाउस का नंबर है, उसका एड्रेस लिखेंगे 123 साकेत न्यू दिल्ली, ठीक है। तो ये हमारी कौन होगी, पिटिशनर होगी। तो एक तरीके से हम मेमो ऑफ पार्टी में भी इस तरीके से आपको बनाना होगा। फिर वर्सेस में किसके खिलाफ लिखा जा, किसके खिलाफ है ये, श्री विकास सन ऑफ श्री रमेश, उनके फादर का नाम, और एड्रेस आ जाएगा हाउस नंबर 456 द्वारका न्यू दिल्ली। और यहाँ पे जो भी अगर आपको उसका पिन कोड पता है तो पिन कोड जरूर लिखें। मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा रिस्पोंडेंट। तो ये हो गए पार्टीज़ के नाम। अब आता है द हेडिंग। अब आपको अपनी हेडिंग देनी है जो बेसिकली क्या है, विषय क्या है ना, सब्जेक्ट क्या है। तो ये आपको क्लियरली सेक्शन के साथ लिखनी होगी। तो लिखेंगे पिटिशन फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय अ डिक्री ऑफ डिवोर्स अंडर सेक्शन 13 क्लोज 1 सब क्लोज IA ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। तो आप लिखेंगे भाई डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज है, कैसे होगी वो, डिक्री हमें ग्रांट कर दो और किस सेक्शन के किसके हिसाब से वो हमने यहाँ लिख दिया। और ये कैपिटल लेटर्स में लिखना चाहिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद में कितनी चीज़ें हो गई, 2-3 चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे हम आएंगे मोस्ट रिस्पेक्टफुली शोभित। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं भाई, कोर्ट को आपको रिस्पेक्ट जरूर दिखानी है। फिर हमारा सबसे पहला पैरा आएगा, पैरा 1, जो कि जिसमें आपको मैरिज की डिटेल बतानी होगी। लिखेंगे दैट द मैरिज बिटवीन द पिटिशनर एंड द रिस्पोंडेंट वॉज सोलेमनाइज्ड ऑन 14th February 2020 at New Delhi according to Hindu rites and ceremonies and affidavit regarding the marriages annexed herewith। तो आप लिखेंगे कि जो मैरिज है पिटिशनर और रिस्पोंडेंट के बीच में किस तारीख को हुई थी, 14 फरवरी 2020। बहुत ही रोमांटिक डे था। न्यू दिल्ली अकॉर्डिंग टू हिंदू राइट्स एंड सेरेमनीज। फिर भी देख लीजिए डिवोर्स हो रहे हैं। एफिडेविट जो है इसके फेवर में इसके संदर्भ में इस पिटिशन के साथ में लगा दिया गया है। देखिए आपको टिप यहाँ पे याद रखनी है कि हमेशा मेंशन करनी है डेट, प्लेस एंड राइट्स। बेसिकली किस तारीख को शादी हुई, किस जगह पे शादी हुई और कौन सी सेरेमनीज फॉलो हुई। राइट्स का मतलब है हमने वो 7 फेरे लेना, ठीक है, तो वो लिखना ज़रूरी है। फिर आता है पैरा 2 हमारा, स्टेटस क्या है, मतलब शादी से कोई बच्चा हुआ है तो वो डिटेल यहाँ पे लिखते हैं। दैट द स्टेटस एंड प्लेस ऑफ रेजिडेंस ऑफ द
parties before the marriage and at the time of filing this petition is given in the affidavit annexed। तो आप लिखेंगे जी कि भाई पहले बात तो लिख ही देते हैं यहाँ पे क्या है, स्टेटस एंड प्लेस ऑफ रेसिडेंस जो है वो लिख देते हैं यहाँ पे, किस किस जगह पे कौन कहाँ रह रहा है पहले और बिफोर। तो एक क्या करना है आपको, एक बॉक्स सा बना होता है, ठीक है, नहीं तो आप लिख भी सकते हैं कि भाई शादी से पहले जो पिटिशनर कहाँ रहती थी और फिर उसके बाद में वो कहाँ रहने लगी, और हस्बैंड का, तो दोनों का ही आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और लिख सकते हैं भाई बाद में ये है कि भाई एफिडेविट तो लगा ही रखा है। फिर आप उसमें बच्चों के बारे में बताएंगे दैट फ्रॉम दिस सेड वेडलॉक, उस शादी से वन फीमेल चाइल्ड नेमली रिया वॉज बॉर्न ऑन 1/1/2021, उस शादी से एक बच्ची का जन्म हुआ जिसका नाम है रिया, ठीक है, हु इज़ करेंटली इन द केयर एंड कस्टडी ऑफ द पिटिशनर। आपको ये भी बताना होगा कि वो किसके पास है, तो किसके पास है, वो पिटिशनर के ही पास है। फिर उसके बाद में हमारा आएगा जो कि मेन अब हमें बतानी है, क्रुएलिटी के बारे में बताना है। तो ये हमारी पिटिशन का हार्ट एंड सोल है। तो ये क्रूशियल रूल है, क्रुएलिटी मस्ट बी नरेटेड क्रोनोलॉजिकली एंड स्पेसिफिकली, वेग एलिगेशंस लाइक ही इज़ बैड वॉन्ट वर्क। तो बेसिकली आपको देखिए जो पीछे की बातें हैं पास्ट से और अब तक प्रेजेंट तक आते हैं, है ना, ऐसे क्रोनोलॉजिकली ऐसे ही रहता है, पीछे की से लिखते जाएंगे पुरानी डेट से जो जो चीज़ें घटना घटी और अब तक। और वे कोई भी ऊट पटांग सी मतलब सर पैर बिना सर पैर वाली बातें कोई नहीं करनी है, लिख दिया जी ही इज़ बैड, ही, है ना, तो ये सब नहीं लिखना है, प्रूफ करना होगा। तो क्या चीज़ आएगी कि भाई ये क्रुएलिटी देखिए कब हुई वो बताना होगा, कब हुई उसका डेट्स या याद नहीं है तो मंथ्स लिख दीजिए, ठीक है, कभी कभी सीजन्स भी लिख देते हैं कि भाई ठंड का टाइम था, इस साल का टाइम था। और क्या था, स्पेसिफिक एक्ट बताइए कि उसने जो है चप्पल से मारा था या कुछ गाली जो दी थी वो बात बताएंगे। और वहाँ पे कोई था क्या, हु वॉज प्रेजेंट, विटनेसेस थे क्या, तो उनका बताएंगे। इफ़ेक्ट क्या हुआ, वो किस तरह का टॉर्चर है, वो मेंटल आपको उससे क्या दिक्कत हुई। अगर आपको कोई दिक्कत ही नहीं हुई तो फिर ये क्रुएल्टी नहीं है, ठीक है ना। तो लिखना होगा कि भाई मुझे क्या सफरिंग हुई उससे, तो वो ज़रूर लिखना है। फिर देखिए अब यहाँ पे आ जाता है, हम स्टार्ट करते हैं डाउरी डिमांड, ठीक है, हमारा पैरा 4 रहेगा, इसके बारे में हम घटना जो हुई है उसको हम बताएंगे कब हुई थी ये बात। दैट इमीडिएटली आफ्टर द मैरिज, हम यहाँ लिख रहे हैं देखिए मैरिज के बाद ही, द रिस्पोंडेंट एंड हिज फैमिली स्टार्टेड टॉन्टिंग दी पिटिशनर फॉर ब्रिंगिंग इनसफिशिएंट डाउरी। तो रिस्पोंडेंट और उसकी फैमिली ने जो है ताने मारने शुरू कर दिए कि भाई जो दहेज है बहुत कम लेके आई है, स्पेसिफिकली इन मार्च 2020। अब इसको एग्जैक्ट डेट नहीं पता है तो उसने वो लिख दिया कि मार्च 2020 में। द रिस्पोंडेंट डिमांडेड ए होंडा सिटी कार स्टेटिंग दैट हिज फ्रेंड्स रिसीव्ड आफ्टर बेटर गिफ्ट्स। तो भाई उसके जो हस्बैंड है उसने क्या करा कि होंडा सिटी कार मांगी और कहा कि भाई मेरे दोस्तों को तो जो है इस तरह के गिफ्ट जो आप मतलब आप जो मुझे दहेज में मिला उससे तो बेटर बेटर चीज़ें मिली हुई हैं, ठीक है। फिर आ गया दूसरी घटना बतानी है मेंटल क्रुएलिटी के ऊपर, दैट द रिस्पोंडेंट हैज़ अ हैबिट ऑफ यूजिंग फिल्दी एंड अब्यूजिव लैंग्वेज। तो भाई जो रिस्पोंडेंट है, हस्बैंड है, उसकी हमेशा बहुत गंदी आदत है कि हमेशा ही भद्दी भद्दी गंदी गंदी गालियाँ उस तरह की भाषा का यूज़ करता है। तो ऑन 15 अगस्त 2021 ड्यूरिंग अ फैमिली गैदरिंग द रिस्पोंडेंट शाउटेड द पिटिशनर एंड कॉल्ड हर इलिटरेट एंड यूजलेस इन फ्रंट ऑफ गेस्ट कॉजिंग हर इमेंस मेंटल एग्नी एंड ह्यूमिलेशन। तो जी 15 अगस्त की बात है 2021 की, जब पूरी सारी फैमिली जो है इकट्ठा हो रही थी तब की बात है। रिस्पोंडेंट ने खूब ज़ोर से चिल्ला के जो है मुझे बोला, पिटिशनर को बोला कि तू एक अनपढ़ गवार है, ठीक है, और मतलब किसी काम की नहीं है, इलिटरेट है, यूजलेस है। जितने भी वहाँ पे गेस्ट आए हुए थे सबके सामने और जो फैमिली मेम्बर्स थे उनके सामने, जिसकी वजह से मुझे बहुत ही मानसिक प्रताड़ना हुई और बहुत ही मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। तो ये बातें भी जो है एंड में ज़रूर लिखनी है, क्योंकि उससे अगर उन बातों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा तो फिर किस बात की क्रुएल्टी है ना। फिर आता देखिए फिजिकल असोल्ट का इंसिडेंट लिखेंगे, वो घटना लिखेंगे जब उसने हाथ उठाया आपके ऊपर। फिर दैट द क्रुएलिटी क्रॉस्ड ऑल लिमिट्स ऑन 1/1/2023। देखिए वो जो क्रुएलिटी है उसने तो पूरी हदें ही पार कर दी। 1/1/2023 की बात है, व्हेन द पिटिशनर रिफ्यूज टू आस्क हर फादर फॉर मनी। तो पिटिशनर जो है मना कर दिया जो मैं नहीं मांगने वाली अपने फादर से पैसों को। द रिस्पोंडेंट स्लैप्ड हर मल्टीपल टाइम्स एंड पुश्ड हर अगेंस्ट द वॉल। तो रिस्पोंडेंट ने, हस्बैंड ने क्या किया, देखिए यहाँ पे लिखेंगे रिस्पोंडेंट, मैं आपको समझाने के लिए बार बार ये वर्ड चूज़ कर रहा हूँ, वाइफ और ये, लेकिन आपको रिस्पोंडेंट और पिटिशनर ही लिखना है,
यहाँ पे वाइफ वगैरह या नहीं लिखेंगे, ठीक है। द रिस्पोंडेंट ने क्या किया, थप्पड़, बहुत कई बार थप्पड़ मारे और उसको धक्का दिया दीवार की तरफ। द पिटिशनर सस्टेन इंजरीज एंड हैड टू कॉल हर ब्रदर फॉर रेस्क्यू। तो पिटिशनर को बहुत सारी जो है चोट आई और उसको जो है अपने आप को बचाने के लिए अपने ब्रदर को जो है बुलाना पड़ा, ठीक है, फ़ोन करना पड़ा। देखिए यहाँ पे नोट किया, अटैच मेडिकल सर्टिफिकेट पुलिस कंप्लेंट कॉपी इफ़ अवेलेबल। पहली बात तो अगर ऐसा होता है आपके साथ में तो आप हमेशा तुरंत जाके मेडिकल कराइए अपना और कंप्लेंट दीजिए पुलिस को और उसकी कॉपी इस टाइम पे लगाइए, ठीक है। तो ये चीज़ें अगर हैं आपके पास आपके केस में तो आप इनको आप भी लगाइए। अब इंसिडेंट है देखिए, फोर्स्ड आउट, ठीक है, तो भाई मजबूरन जो है जब बाहर आना पड़ता है घर से वहाँ से। दैट ऑन द सेम नाइट 1/1/2023 द रिस्पोंडेंट थ्रू द पिटिशनर एंड द माइनर चाइल्ड आउट ऑफ द मैट्रिमोनियल होम इन द मिडल ऑफ द नाइट। तो ये कितनी बुरी बात है। उसी रात के दिन रिस्पोंडेंट ने क्या करा, पिटिशनर को बाहर घर से बाहर फेंक दिया अपने छोटे बच्चे के साथ ही, ठीक है। और कब किस समय का वक्त था, एकदम रात की, मतलब बीचों बीच रात। Since then, the petitioner has been residing with her parents and the respondent has not bothered to check on them. और पिटिशनर तब से लेकर अपने पेरेंट्स के साथ में रहती है, अपने बच्चे के साथ में और जो है तब से लेकर पिटिशनर ने एक बार भी पूछा नहीं कि भाई तुम्हें क्या हुआ। देखिए समराइजिंग द ग्राउंड, अब आपको ग्राउंड को समराइज करना है। दैट द एक्ट्स ऑफ द रिस्पोंडेंट, तो उनको बताना है कि वो क्या चीज़ें हैं ना। दैट द एक्ट्स ऑफ द रिस्पोंडेंट अमाउंट टू ग्रेव मेंटल एंड फिजिकल क्रुएलिटी। तो ये जो रिस्पोंडेंट ने की जो चीज़ें हैं, जो हरकतें हैं, जो एक्ट हैं, वो क्या हैं, ये बहुत ही सीरियस मेंटल और फिजिकल क्रुएलिटी दर्शाती हैं। द पिटिशनर हैज़ डेवलप्ड एंग्जाइटी एंड फियर ड्यू टू द वायलेंट बिहेवियर ऑफ द रिस्पोंडेंट। और जिसकी वजह से क्या हुआ है, पिटिशनर पे बहुत बुरा असर पड़ा है, उसकी वजह से उसको एंग्जाइटी हो गई है, उसको बहुत डर लगने लगा है ऐसे, जब से उसने इतना जो वायलेंट बिहेवियर रिस्पोंडेंट के साथ में और रिस्पोंडेंट ने उसके ऊपर किया है। इट हैज़ बिकम इम्पॉसिबल फॉर द पिटिशनर टू लिव विद द रिस्पोंडेंट विदाउट डेंजर टू हर लाइफ एंड लिम। अब उसके लिए बड़ा मुश्किल हो गया, मतलब जीना, हमेशा वो डर की लाइफ में जीती है, ठीक है, क्योंकि उसको लगता है कि जो है रिस्पोंडेंट जो है कभी भी जो है उसके साथ ही फिर से ऐसी चीज़ें कर सकता है अगर वो वापस से उसके साथ में जाके रहना चाहे तो इसको आप ऐसे करके चीज़ों को समराइज़ करते जाना कि इसका कॉज एंड इफेक्ट क्या है ना, कॉज लिख दी, इफेक्ट क्या है वो लिखना जरूरी है। फिर देखिए एक क्लोज ज़रूर डालना है, नॉन कंडोनेशन। जैसे मैंने कहा कि भाई माफ़ नहीं किया, ये जो चीज़ें इसने करी है उसके हस्बैंड ने, जो रिस्पोंडेंट ने पिटिशनर के साथ किया है, वो चीज़ें माफ़ नहीं करी हैं। यू मस्ट स्टेट यू हैवन फॉरगिवन द एक्ट। तो आपको लिखना होगा, देखिए सेक्शन 23(1)(b कहता है अगर आपने लिखा उसके बारे में नहीं लिखा तो आपकी पिटिशन मेंटेनेबल नहीं है, कोर्ट विल नॉट हियर इट। तो कैसे लिखेंगे, दैट द पिटिशनर हैज़ नॉट कंडोन द एक्ट्स ऑफ क्रुएलिटी कंप्लेन ऑफ हेरिन इन एनी मैनर व्हाटसोएवर। तो लिखना होगा कि पिटिशनर ने कभी भी उसके जो एक्ट्स हैं, जो भी क्रुएलिटी के जो एक्ट हैं वो ठीक है, वो कभी भी जो है उसको माफ़ नहीं किया किसी भी तरीके से। देखिए नो कोल्यूजन, मिली भगत जिसे कहते हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके ही अगर ऐसा झूठी मूठी कहानी बना के डिवोर्स के लिए ऐसा अगर वो डाल रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि करना इनको म्यूचुअल डिवोर्स होता है, लेकिन उसमें 1 साल का गैप होता है, तो सोचते हैं कि जो मैं ये छोड़ फटाफट से हो जाएगा, बस पहले पिटीशन लगाई, वो आएगा कि हाँ हाँ ठीक है ओके, 2-3 महीने 6 महीने के अंदर ही फटाफट से हो जाए, तो उसमें 1 साल का वेट करना पड़े। तो कोल्यूजन नहीं होना चाहिए, या फैमिली से बचने, फैमिली को दिखावा करने के चक्कर में मिली भगत रहती है, ठीक है, कि फैमिली को दिखाएं कि ड्रामा करके होना उनको एक्चुअली में अलग होता है। तो मैंडेटरी क्लोज है, यू आर नॉट फिक्सिंग द डिवोर्स विद द हस्बैंड, या फिक्सिंग नहीं होनी चाहिए दोनों के बीच में। दैट द पिटिशन इज़ नॉट प्रेजेंटेड इन कोल्यूजन विद द रिस्पोंडेंट, तो रिस्पोंडेंट के साथ में ये मिली भगत करके ये पिटिशन नहीं फाइल की गई है। फिर देखिए, अब देखिए जुरिडिक्शन का क्लोज जरूर डालना है, जिसकी वजह से जिस कोर्ट में आप आए हो तो वो बताना होगा क्योंकि ये कोर्ट क्यों है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, दैट द मैरिज वॉज सोलमनाइज इन न्यू दिल्ली, बस शादी कहाँ पे हुई है, न्यू दिल्ली के अंदर, एंड पार्टीज लास्ट रिसाइडेड टुगेदर एट साकेत, और दोनों लास्ट में साथ में भी रहे हैं, ठीक है वो, और विच इज़ विद इन द टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट, और वो क्या है कि इसी कोर्ट की जो है, क्योंकि जो ये साकेत है वो साकेत कोर्ट की ही जुरिडिक्शन में आएगा, तो इसलिए जो है ये हमने आपको अप्रोच किया है, ठीक है। तो ये बात एक तरीके से ऐसे होगी कि हम इस कोर्ट में क्यों आ गए। नहीं तो देखिए जहाँ पिटिशनर रहती है ना, जहाँ उसकी मदर है, वहाँ पे भी फाइल कर सकती है। फिर आप कोर्ट फीस, दैट द वैल्यू ऑफ द पिटिशन
फॉर द पर्पज ऑफ जुरिडिक्शन इज फिक्स्ड फॉर फिक्स्ड कोर्ट फीस विच हैज़ बीन ड्यूली फिक्स्ड ऑन द पिटिशन। तो आपको बताना होगा भाई जो पिटिशन की जो वैल्यू है उसके हिसाब से जो कोर्ट की जुरिडिक्शन बनाई गई है कोर्ट फीस के हिसाब से, वो जो कोर्ट फीस है हमने लगा दी है, ठीक है, और वो हमने उसके साथ में लगाई पिटिशन में। देखिए मोस्टली तो वैसे 13 रुपये 15 रुपये की जो भी रहती है वो आप लगा दीजिए। फिर उसके बाद में आएगा आपका प्रेयर क्लॉज। तो अब हमें चाहिए क्या कोर्ट से, ये ज़रूरी है। आप राम कहानी लिख लो, अगर कुछ यहाँ पे रिक्वेस्ट ही नहीं करोगे तो कोर्ट कुछ नहीं देगा आपको। तो क्या लिखेंगे, प्रेयर लिखेंगे। इट इज़ देयर फॉर मोस्ट रिस्पेक्टफुली प्रेड दैट दिस ऑनरेबल कोर्ट में बी प्लीज टू, ठीक है, रिस्पेक्टफुली प्रेयर हम कोर्ट से कर रहे हैं कि प्लीज़ हमें क्या दे दीजिए, पास ए डिक्री ऑफ डिवोर्स इन फेवर ऑफ द पिटिशनर एंड अगेंस्ट द रिस्पोंडेंट। तो जो है डिवोर्स की डिक्री जो है पिटिशनर के फेवर में दे दो और रिस्पोंडेंट के खिलाफ दे दो, ठीक है। और कैसे होगा वो, डिजोल्विंग द मैरिज सोलोमनाइज्ड ऑन 14 फरवरी 2020। जो मैरिज हुई थी 14 फरवरी को, उसको ख़त्म करके डिवोर्स की डिक्री पिटिशनर के फेवर में दे दो। और जो एडिशनल प्रेयर है, ग्रांट परमानेंट कस्टडी ऑफ द माइनर चाइल्ड रिया टू द पिटिशनर। अब लेकिन देखिए इसके लिए ना वैसे आप लिख सकते हो, लेकिन फिर भी आपको, अगर आपके पास बच्ची कस्टडी है ना, तो कस्टडी है तो उसमें तो हस्बैंड जो है दूसरा सूट फाइल करता है जिसमें वो बच्ची कस्टडी का, लेकिन यहाँ पे जो है इस वाली प्रेयर को हो सकता है कोर्ट ना एंटरटेन करे, फिर भी आप लिख सकते हो। ग्रांट परमानेंट एलिमनी मेंटेनेंस ऑफ ₹50,000 पर मंथ। तो एलिमनी मांग सकते हो या फिर टोटल अमाउंट की लिख सकते हो कि भाई 20 लाख 50 लाख 1 करोड़, तो वही मांग सकते हो, नहीं तो 50,000 मंथ के हिसाब से लिख दिया। अवॉर्ड कॉस्ट ऑफ द लिटिगेशन, भाई जितना, तो दिल्ली के अंदर तो 11,000 रुपये जो है, जो भी वुमेन होती है सूट फाइल करती हैं या उनको आना पड़ता है, डिफेंड भी करना होता है, तब भी लिटिगेशन एक्सपेंस हस्बैंड को देने होते हैं। फिर पास एनी अदर ऑर्डर डीम्ड फिट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, और भी कोई ऑर्डर है मेरे फेवर में दे दीजिए, इंटरेस्ट ऑफ मतलब न्याय करने के लिए। फिर यहाँ पे पिटिशनर के साइन और थ्रू एडवोकेट साहब के नाम। फिर देखिए यहाँ पे वेरिफिकेशन, फिर यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है, आपको वेरिफिकेशन देनी होगी, लिखना होगा, आई अंजलि द पिटिशनर हेयर इन डू हेयर बाय वेरीफाई दैट द कंटेंट्स ऑफ पैरा 1 to 8 आर ट्रू टू माई पर्सनल नॉलेज एंड पैरा 9 to 12 आर बिलीव टू बी करेक्ट ऑन लीगल एडवाइस। तो आपको ये पूरा लिखना होगा जी, मैं पिटिशनर हूँ और मैं वेरीफाई करती हूँ कि पैरा 1 से 8 तक जो है वो बिल्कुल मेरी पर्सनल नॉलेज है, क्योंकि फैक्ट्स हैं तो वो तो वही बताएगी। और 9 से 12 क्या है, वो बिलीव टू बी करेक्ट, तो करेक्ट है वो, क्योंकि जो है लीगल एडवाइस है, क्योंकि वो लीगल पैरास होते हैं, तो वो लीगल तो जो पिटिशनर है वो तो उनको वेरीफाई नहीं कर सकता, वो तो ये कहेगा कि मुझे जो है वकील साहब ने जैसी एडवाइस दी है उसके हिसाब से वो है, ठीक है। फिर उसके साथ में आपको क्या है, सपोर्टिंग एफिडेविट लगाएंगे, ठीक है। क्रूशियल एविडेंस ऑर्डर 6 रूल 15 ACPC। तो यहाँ पे अपना पूरा एफिडेविट है, एफिडेविट का फॉर्मेट रहता है, उसके हिसाब से अपना एफिडेविट लगाइए। फिर डॉक्यूमेंट्स आपने लगाने हैं कौन कौन से, प्रूफ ऑफ मैरिज के लिए मैरिज का सर्टिफिकेट लगा दीजिए, फ़ोटो लगा दीजिए उसकी, मैरिज का इनविटेशन कार्ड लगा दीजिए जो भी आपके पास अवेलेबल है। और ये अगर नहीं है, मान लीजिए इनमें से कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं है, तो कौन बताएगा, कोई मैसेज मुझे कमेंट में लिख के बताइए अगर ये तीनों चीज़ अवेलेबल नहीं है तब डिवोर्स कैसे लेते हैं। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी लगाना है, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, ठीक है। प्रूफ ऑफ रेजिडेंस के लिए, जुरिडिक्शन के लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट लगाना है, अगर आप अपनी मदर फादर के पास रह रहे हैं तो उनका कोई ID लगा देना, ठीक है। बर्थ सर्टिफिकेट बच्चे का लगा दीजिए। प्रूफ ऑफ क्रुएलिटी कि भाई कैसे कैसे आपके पास कोई व्हाट्सएप चैट है, कोई रिकॉर्डिंग है, वो लगा दीजिए। मेडिकल रिपोर्ट है, पुलिस कंप्लेंट है, फोटोग्राफ्स, अगर चोट हुई है तो उसी टाइम पे लगा दिया, या फिर कोई मैसेज वगैरह है तो उनको लगा दीजिए, ठीक है। ड्राफ्टिंग टिप्स है, बैड ड्राफ्टिंग देखिए क्या रहेगी, ही यूज टू बीट मी ऑफन नहीं लिखना है, मतलब ठीक है ना, ही इज़ अ क्रूल पर्सन, बहुत बेकार आदमी है, ऐसे नहीं, आपको तारीख के साथ लिखना है, तारीफ नहीं सॉरी, लिखना है ऑन 12/5/2022 ही बीट मी विद बेल्ट से मुझे मारा, कौन सी तारीख को, 12 मई 2022 को। ऐसी 15 अगस्त को ही लॉक्ड मी इन दी बाथरूम फॉर 4 आवर्स, 15 अगस्त को 2022 को उसने मुझे बाथरूम में बंद कर दिया कई घंटों के लिए। तो इस तरीके से आपको लिखना है। फिर देखिए कंडोनेशन की जो टिप है वो भी ध्यान रखना है। इफ़ यू राइट ही बीट मी इन 2020 बट देन वी वेंट ऑन हॉलीडे इन 2021 एंड लिव्ड हैविली फॉर अ ईयर, द कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगा कि यू कंडोन द अर्लियर क्रुएलिटी। तो आपको इतनी बेकार तरीके से लिखने के भाई 2020 में जो है उसने मुझे मारा, उसके बाद में हम हॉलीडेज़ वगैरह गए, ठीक है, उसके बाद खुशी खुशी रहे, ठीक है ना, ऐसे नहीं लिखना है आपको, बस यही बात बतानी कि उसने 2020 में मारा था। और ये जो
हैप्पी हैप्पी वाले टाइम है, इनको ना लिखें। ड्राफ्टिंग फिक्स, एक्सप्लेन दैट डिस्पाइट रिकन्सिलेशन अटेम्प्ट हिज बिहेवियर डिड नॉट चेंज और न्यू इंसिडेंट ऑकर्ड। आपको ये भी लिखना है कि भाई कोशिश करी रिकन्सिलेशन करने की, दोबारा से मिलजुल कर रहने की, फैमिली ने, सब ने कोशिश करी, लेकिन इसका बिहेवियर इतना ख़राब है कि वो कभी सुधरा ही नहीं और उन्हें नई नई घटनाएं, नई नई चीज़ें करता गया। ठीक है, तो देखिए फाइलिंग प्रोसीजर क्या रहेगा। प्रिंट पिटीशन ऑन ग्रीन लीगल पेपर, अब ठीक है उसमें नहीं करना है आपको। ठीक है, पहले ग्रीन में रहता था, आपको लीगल पेपर पे भी अब A4 पे ही कर लीजिए। अब अलग अलग देखिए स्टेट का, मुझे नहीं पता आप कौन से स्टेट से देख रहे हैं। ठीक है, दिल्ली में देखिए बैक टू बैक है, दोनों साइड प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, उसकी 2 कॉपी करा लीजिए, एक ओरिजिनल उसकी फ़ोटो कॉपी। कोर्ट फीस लगा लीजिए, ठीक है, 15 से 20 रुपये की, डिपेंड करता है कौन से स्टेट में है। दिल्ली के अंदर हम 13 से 15 रुपये की लगाते हैं। नोटराइज करा लीजिए एफिडेविट को, ओथ करा लीजिए। फाइल एट द फाइलिंग काउंटर फैमिली कोर्ट, तो फैमिली कोर्ट का जो काउंटर है वहाँ जाइए। कोर्ट इशू समन्स टू द हस्बैंड, फिर जो हस्बैंड को बुलाया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी जो है समरी रही जिसके हमारे ऊपर हमने सूट फाइल किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है या फिर कोई क्वेरी है आपकी तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।